सो हे गाइस, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। अगर वो एक एम्बेडेड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में अपना फ्यूचर देखते हैं तो उन्हें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो देखो, सिंपल सा चीज़ है कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में अपना कैरियर देखते हो और प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग जो करनी होती है वो होती है माइक्रो कंट्रोलर की, ठीक है, और या तो माइक्रो प्रोसेसर की। आप अगर एक स्टार्टिंग लेवल पे हो तो आप माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करोगे, और जब आप इन फ्यूचर अगर आप माइक्रो प्रोसेसर पे जाते हो तो आप जो प्रोग्रामिंग करने वाले हो वो प्रोग्रामिंग करने वाले हो दैट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है, लाइक अगर आप टीटीएल लॉजिक की प्रोग्रामिंग करते हो, आप वेरिलॉग की प्रोग्रामिंग करते हो, अगर आप वीएलएसआई के फील्ड में जाते हो तो आप वहाँ पे क्या करते हो, वेरिलॉग सीखते हो, वीएचडीएल करते हो, मैटलैब का यूज़ करते हो, सिमुलिंक आप यूज़ करते हो, ठीक है। बट एज अ बिगिनर आपको कौन सा शुरू करना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैं आपके साथ हूँ आज। तो मेरा नाम है सत्यम और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि एज अ डिज़ाइन इंजीनियर, एज अ मैं एक हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर हूँ और इस तहत जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैं सीखा हूँ उसके अनुसार अगर मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। और मैं आने वाले टाइम में मतलब विद इन 4 to 5 डेज़ में मेरा ही एक फ्रेंड है, ही इज़ अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो मैं उसको यहाँ पे लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तो वो आपके साथ और भी अच्छे से गाइड करेगा आपको कि कैसे हमें सॉफ्टवेयर के फील्ड में कैरियर देखना है इन द फील्ड ऑफ एम्बेडेड। अगर एम्बेडेड मैं आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको वेब डेवलपर या एंड्रॉयड डेवलपर या फिर आपको टेस्टिंग में जाना सॉफ्टवेयर का, नहीं। मैं बात जो कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कंप्लीट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आप एज अ फर्मवेयर डेवलपर हो या फिर आप एज अ एम्बेडेड प्रोग्रामर हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले कि मैं ये चीज़ आपको कॉमनली आपको बता देता हूँ कि आप केवल और केवल एम्बेडेड की, अगर आप मैं प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ तो आप डायरेक्ट एम्बेडेड उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो उससे पहले आप उसकी एप्लीकेशंस को देखो कि उसका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। उससे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो आपको फंडामेंटल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब यहाँ पे मैं आपको नेटवर्क थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको अनलॉक सर्किट के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं फिल्टर के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं केवल और केवल अगर बात करूँगा तो वो बात करूँगा माइक्रो कंट्रोलर की और माइक्रो प्रोसेसर की, ठीक है। केवल और केवल बात करूँगा माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग होगी वो कंट्रोलर में होगी। हम कंट्रोलर को ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हें कैसे परफॉर्म कराना है, तुम्हें कौन सा प्रोटोकॉल पे काम करना है, तुम्हें डेटा कब सेंड करना है, कब डेटा को होल्ड करना है, कब डेटा को स्टोर करना है, कब डेटा को तुम्हें माइक्रो कंट्रोलर से उठा के मैं एक्सटर्नल एसडी कार्ड में लगाऊंगा, पेन ड्राइव में मैं डेटा को कैसे कॉपी करूंगा, सर्वर पे कैसे डेटा को भेजूंगा। दिस ऑल आर द फीचर्स दैट जो भी परफॉर्म हम कराते हैं वो कराते हैं यूजिंग द माइक्रो कंट्रोलर और या माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, ठीक है। तो हम बात जो करेंगे वो केवल और केवल क्या करेंगे, अगर प्रोग्रामिंग की बात आती है एम्बेडेड में तो केवल माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर की ही बात होती है, ना कि मैं बात करूंगा रजिस्टर, कैपेसिटर, वो डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। अगर आप डिज़ाइनर हो तो आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आपके लिए ये सब की कोई मतलब नहीं होती है। आपको केवल और केवल अपना फोकस करना है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर पे, ठीक है। जो भी मार्केट में माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर आ रही है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। जैसे कि मैं बात करता हूँ अभी जो पूरा मार्केट जो भी चल रहा है दैट इज बेस्ड ऑन रिस्क आर्किटेक्चर। रिस्क आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है इसका बेसिक, कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको हम कैसे रिड्यूस करें, मिनिमम कैसे हम करके अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, ठीक है। इसमें लेंथ जो होती है, सबसे पहला इसमें चीज़ होता है कि जब आपका रजिस्टर का लेंथ होता है दैट इज कम्प्लीटली फिक्स होता है। बल्कि जब पहले के टाइम में हम यूज़ करते थे तो सिस्क आर्किटेक्चर करते थे, और आज भी जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हो इंटेल की, ये आप एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, दुनिया में 2-3 कंपनी अभी ऐसी हैं जो पूरी सिस्क आर्किटेक्चर को ही फॉलो कर रही है, जिसमें कि सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है इंटेल का, जो कि टॉप कंपनी है वर्ल्ड की इन द फील्ड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जो बनाती है, ठीक है। क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द लैपटॉप अभी खरीदते हो तो i3, i5, i7 ये कम्प्लीटली बेस्ड होती है सिस्क आर्किटेक्चर पे। एप्पल की जो भी प्रोसेसर बनती है वो बनती है आपके सिस्क आर्किटेक्चर पे। AMD आपको बनाती है पूरी की पूरी सिस्क आर्किटेक्चर पे। बट 3-4 कंपनी को अगर मैं छोड़ दूं तो मोर देन 100+ कंपनी जो काम कर रही है आज के टाइम पे वो कर रही है रिस्क आर्किटेक्चर पे, ठीक है। वो कर रही है रिस्क आर्किटेक्चर पे। एग्जांपल के तौर पे आपको नाम बता देता हूँ, सैमसंग, कॉलकॉम, IBM, ठीक है। तो ये सब जो बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज हैं ये किस पे काम कर रही हैं आपकी,
ये काम कर रही हैं रिस्क आर्किटेक्चर पे। रिस्क आर्किटेक्चर में जो रजिस्टर लेंथ होता है वो होता है फिक्स होता है, जिसके कारण कि आपकी जो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो अभी के टाइम में हम काफ़ी ज़्यादा हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है, और रिस्क आर्किटेक्चर कोई बहुत पहले नहीं आई थी। 1970s में सिस्क का लॉन्च हुआ था, उसके बाद जो आपका रिस्क का जो आया था वो आया था आपका 1974 में रिस्क आर्किटेक्चर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपको बेसिक जो अभी स्टडी करना है, अभी क्या अगर मैं मार्केट के अकॉर्डिंग बात करूँ, आने वाले 5 साल 10 साल की भी बात कर लूँ, तो रिस्क आर्किटेक्चर सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में और केवल इस बहुत सारे सिलेबस में, ठीक है, वो क्या है, रिस्क आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा है, जिसका सिंपल सा लॉजिक क्या होता है रिस्क आर्किटेक्चर यूज़ करने का, दैट इज़ अ ओपन सोर्स आर्किटेक्चर। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि आप इंटेल का कोई भी आर्किटेक्चर उठा लो जो सिस्क बेस होता है, वो अपना ओरिजिनल ऑफिशियल नहीं देती है, परमिशन नहीं देती है कि आप उसको कॉलेज में किसी बुक में पढ़ाओ। इसीलिए जो भी बुक हम लोग यूज़ करते हैं आप कॉलेज में भी पढ़ोगे, दैट इज़ AVR बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर। और AVR बेस्ड जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो सारे के सारे रिस्क बेस्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब कंपनी अलाउ नहीं करती है कि आप मेरा आर्किटेक्चर को यूज़ करो। और रिस्क आर्किटेक्चर इसलिए यूज़ हो रहा है कि अगर जितने ज़्यादा लोग अगर रिस्क आर्किटेक्चर को पढ़ लेंगे, कंपनीज़ में वो जाएंगे, वो सीधा बोलेंगे मेरे को रिस्क आर्किटेक्चर पे काम करना आता है, ना कि मेरे को सिस्क पे आता है काम करना। ठीक है, तो रिस्क आर्किटेक्चर यहाँ पे ये परफॉर्म कराएगा कि आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे, वो मजबूर हो जाएंगी वो भी कि मेरे को रिस्क पे काम करना। तो अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूँ तो रिस्क आर्किटेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है इन द टर्म्स ऑफ कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बिना कुछ भी नहीं है, ऑटोमेशन है ही नहीं, ज़ीरो है, ऑटोमेशन ज़ीरो है अगर मैं बिना कंट्रोलर या प्रोसेसर की बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको स्टडी जो करना है कंपोनेंट्स में, वो केवल और केवल कंट्रोलर की करनी है। जैसे कि आप AVR 32 बिट AVR 32 ले लो, AVR 38 ले लो, ATmega 1284P ले लो, आप ATmega 1284U ले लो, आप आर्म के सारे प्रोसेसर ले लो। आर्म खुद में एक कंपनी है जो कि ये भी काम करती है रिस्क आर्किटेक्चर पे। आर्म का प्रोसेसर आप सुनते होंगे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बूम मचा रहा है। तो आर्म का आर्किटेक्चर बहुत ही पावरफुल होता है। AVR का माइक्रो कंट्रोल, आप इन माइक्रो कंट्रोल पे क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। उसके बाद जब आपको इनके पूरे पिन कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाए, तब आप जाओगे कहाँ, प्रोग्रामिंग के फील्ड में। तब आप प्रोग्रामिंग करोगे जब आपको पता है कि मेरे को SPI परफॉर्म कराना, I2C परफॉर्म कराना, डेटा ट्रांसफर करना, डेटा रिसीव करना, डेटा स्टोर करना, तब आप जा करके कहाँ पे कर पाओगे, प्रोग्रामिंग में इंसर्ट करोगे। सो बात सिंपल सी यही है कि अब प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोग्रामिंग में आपको सिंपल सा जो लॉजिक है वो कौन सा लैंग्वेज पे काम करता है, पूरा AVR और ARM प्रोसेसर जो काम करता है वो काम करता है किस पे, आपका प्रोग्रामिंग C लैंग्वेज पे। ठीक है, आप नाम सुनते होगे एम्बेडेड C, शुरू आपको करना है C लैंग्वेज से। C लैंग्वेज का फंडामेंटल देखो, कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इफ एल्स कंडीशन कैसे लगाते हैं, लूप कैसे चलाते हैं। ठीक है, मुझे डेटा किसी को ट्रांसफ़र करना है तो मैं हाई और लो के टर्म्स में कैसे करूँगा, रजिस्टर कैसे सिलेक्ट होते हैं हमारे, अगर 8 बिट के रजिस्टर है तो हम उससे कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ बेसिक आपको सीखना है। उसके बाद थोड़ा सा आप जब जाओगे आप रास्पबेरी पाई वगैरह पे, तो फिर आपको पाइथन का यूज होगा। तो स्टार्टिंग आपको क्या करना है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कॉन्सेप्ट करो, 10 to 15 डेज में कंप्लीट करो। उसके बाद आप स्विच करो एम्बेडेड C में। फिर कोई दिक्कत होता है तो मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, एम्बेडेड C आप सीखो। अगर आपको ये मैंने बता रहा हूँ माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के लिए। अब अगर आप माइक्रो प्रोसेसर पे जाते हो तो आपको फिर स्विच करना है असेंबली लेवल पे। ठीक है, आपको क्या स्विच करना है, असेंबली लेवल पे, कि पोर्ट क्या होते हैं, पोर्ट को कैसे यूज़ करते हैं, कितने पोर्ट होते हैं। ठीक है, आपको उस पर स्विच करना है। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू आपका C लेवल लैंग्वेज, क्योंकि C लेवल लैंग्वेज होता है वो आपका क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और जब मैं बात करता हूँ माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग की, तो वो बेस्ड होता है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज पे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है असेंबली लेवल, क्योंकि असेंबली लेवल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि आप जैसे कि आप C प्रोग्रामिंग यूज़ करते हो, आपको 10,000 वैल्यू क्रिएट करना, आप 10,000 वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। बट असेंबली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रजिस्टर आपके पास फिक्स है। अगर मैं 8 बिट का रजिस्टर लेता हूँ, अगर मैं 8 बिट रजिस्टर कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरे पास 8 ही वेरिएबल होंगे 8 रजिस्टर के, उसको ही मुझे पूरा का पूरा यूज़ करना। मैं कितना बड़ा भी परफॉर्मेंस करूँ, कितना बड़ा प्रोग्राम को लिख दूँ, मेरे को 8 ही, उसी 8 को यूज़ करना है रजिस्टर को। ठीक है, तो आप यहाँ से सिंपल सा क्या कर सकते हो, C लैंग्वेज करो। C सीखने के बाद आप एम्बेडेड C जाओ, उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे काम करो, और फिर उसके बाद आप पाइथन में स्विच करो, क्योंकि पाइथन भी काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है, आने वाले टाइम में चल रहा है। बट कंट्रोलर आपको जो काम करने वाला है वो आपको करने वाला है किस पे,
इम्बिल्ट सी पे। और इसकी प्रैक्टिस आप कहाँ करोगे? प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया, आर्डिनो पे मत करना, ठीक है। आर्डिनो कंप्लीट मैं बता रहा हूँ एलिमिनेट होने वाला है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी कोई भी आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग नहीं करती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करते हैं आर्डिनो पे, और बूट यूजिंग द बूट लोडर वो क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर में डाल देते हैं, ठीक है। मत करना। आप क्या करना, एडमिल स्टूडियो पे जाके आराम से कोड लिखना, ठीक है। आप माइक्रोचिप का स्टूडियो पे जाके प्रोग्राम करना, एक ऐसे सॉफ्टवेयर को पकड़ो जिसका रियल मार्केट में डिमांड है, तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि मैं पीसीबी मैं पीसीबी का भी कोर्स मेरा चल रहा है। मैं पीसीबी क्या करता हूँ, जैसे कि नॉर्मल मैं स्टार्टिंग में क्या किया था कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने पीसीबी विजार्ड पे काम किया था, बट मार्केट कुछ भी नहीं उसका। पीसीबी विजार्ड पे आपको कोई जॉब भी नहीं ऑफर करेगा, आप ज़ीरो हो पीसीबी में। लेकिन बस वो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए था। अब मैं क्या किया हूँ, कीकैड चल रहा है मेरा, कीकैड का ऑलरेडी चल रहा है। कीकैड का जैसे मेरा एंड होगा मैं डिप्टर्स का लेके आऊँगा, डिप्टर्स जैसे एंड होगा मैं एलटीएम का लेके आऊँगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर पे कमांड करो जो कि मार्केट में रियल यूज़ में है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर इसी फील्ड में देखते हो तो आपको अपने फील्ड में जितने भी तरह के टूल्स होते हैं उससे आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। अगर आप टूल से फेमिलियर हो देन यू आर ओके, आप कंफर्टेबल हो किसी भी कंपनी में जाकर जॉब करने के लिए। किसी भी कंपनी में खुद का भी आप स्टार्टअप करो, खुद का प्रैक्टिस करो, आप कर सकते हो। टूल्स से आपको फेमिलियर होना, एक्सपर्टीज़ आपको नहीं हासिल करनी कि मेरे को यार सिमुलेशन करना है तो मैं मल्टी सिम यूज़ कर रहा हूँ, एनआई का नेशनल इंस्ट्रूमेंट इतनी बड़ी कंपनी में उसका मल्टी सिम यूज़ कर रहा हूँ। भाई आपको यूज़ करने से केवल नहीं होता, आपको उसके एक टूल से फेमिलियर होना पड़ेगा कि हम किस टूल से क्या यूज़ करेंगे, हम कहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, कहाँ पर पावर चेक करेंगे, मेरा सर्किट प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको टूल से फेमिलियर होना है। तो आशा करूंगा कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।